नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का श्री गोविंदम क्लासेज पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो अगेन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने इस चैप्टर के अंतर्गत हमने जैविक खाद क्या होते हैं इन सब चीजों के बारे में जान लिया था। ठीक है, अब इसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट जो है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसका नाम है जैव उर्वरक। क्या नाम है? जैव उर्वरक, जिसको हम बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं। जैव का मतलब क्या होता है? देखिए, जैव का मतलब होता है जीवित, और उर्वरक का मतलब क्या होगा कि ऐसे पदार्थ जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान कराते हैं। क्या कराते हैं? पोषक तत्व प्रदान कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उर्वरक कहते हैं। उर्वरक फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे कि यूरिया हो गया, है ना, जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं, डीएपी, एमओपी, सीएन, वो सब क्या करते हैं? पौधों को पोषक तत्व प्रदान कराते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो उर्वरक हैं वो किस टाइप के हैं? जैव उर्वरक हैं। मतलब ये ऐसे पदार्थ होंगे, ये क्या होंगे? ऐसे पदार्थ होंगे जिनमें क्या होंगे? जिनमें जीवित अंश होंगे। जिनमें क्या होंगे? जीवित अंश होंगे। अब जीवित अंश का मतलब क्या होता है कि जिसमें सूक्ष्म जीव होंगे। जिसमें क्या होंगे? सूक्ष्म जीव होंगे। मैं आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, फिर परिभाषा लिखवा दूंगा, है ना, समझिएगा। जिसमें क्या होंगे? सूक्ष्म जीव होंगे। अब देखिए, ये तो हमें समझ में आ गया जैव उर्वरक का मतलब क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे पदार्थ या ऐसे पदार्थों का मिश्रण जिसके अंतर्गत सूक्ष्मजीव होते हैं, वो सूक्ष्मजीव होते हैं, है ना। अब ये जो सूक्ष्मजीव होते हैं, जो जैसे कि बैक्टीरिया हो गया इस प्रकार से, है ना, एक्टिनोमाइसीटीज हो गया, फंगस हो गया, इस प्रकार से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्मजीव जो होते हैं, ये दो अवस्था में होते हैं बेटा। किस अवस्था में हो सकते हैं? दो अवस्था में हो सकते हैं। भाई, मुझे तुम्हें पैक करके किसी दूसरी जगह पे लेके जाना है, मुझे तुम्हें पैक करके अगले 2-5 दिन बाद तुम्हें काम में लेना है, तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास में दो ऑप्शन है। एक तो ये कि तुम्हें उठा के ले जाऊं और तुम्हें जिंदा रखूं, एकदम से तुम्हारी सही हालत में रखूं, जैसे अभी तुम हाल फिलहाल हो, और उस तरीके से हम कहीं जाएं, वहां पे काम करेंगे। दूसरी अवस्था क्या हो सकती है? तुम्हें वहां ले जाने की, तुम्हें मैं बेहोश कर दूंगा। मतलब तुम जिंदा तो हो, तुम सारी एक्टिविटी कर सकते हो, लेकिन अभी हाल फिलहाल तुम क्या हो? डीएक्टिव मोड पे हो, है ना। मोबाइल होता है ना, डीएक्टिव मोड पे कर दिया, जिसमें सारी एबिलिटी है लेकिन फिर भी वो कुछ करने के लायक नहीं है, जिसको हम यूं कह सकते हैं कि सुसुप्त अवस्था हो गई। सुसुप्त अवस्था में भी क्या होता है कि वो एकदम से बिल्कुल ही सुसुप्त अवस्था, डोरबेंसी में, मतलब वो जीव जो है वो क्या हो जाता है? एकदम से शांत हो जाता है ना। तो ये जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो क्या होते हैं? दोनों अवस्था में होते हैं। या तो वो जीवित हो सकते हैं सूक्ष्म जीव, है ना, जीवाणु भी और ये सब जो है, या फिर वो क्या लिख सकते हैं? इसको सुसुप्त अवस्था लिख लेते हैं। सुसुप्त अवस्था में हो सकते हैं, मतलब वो डोरमेंसी में रहेंगे, मतलब वो अनएक्टिव मोड में रहेंगे। किस मोड में रहेंगे? अनएक्टिव मोड में रहेंगे। तो जब ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो दोनों प्रकार के, इनको अगर ये जब किसी इनका एक समूह जो होता है ना, जिसमें हम पदार्थों में इनको रखते हैं, तो उस समूह को हम क्या कहते हैं? जैव उर्वरक कहते हैं। उस समूह को हम क्या कहते हैं? जैव उर्वरक कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई? हमें क्या है कि सिंपल एंड स्वीट परिभाषा लिखनी है, तो वो मैं आपको लिखा दूंगा, बट मतलब समझ में आ गया तो हम परिभाषा आसानी से लिख लेंगे, सीधी सी बात। जैव उर्वरक का मतलब कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो जीवित या सुसुप्त अवस्था में होते हैं, वो अगर वो किसी पदार्थ में पाए जाते हैं। अब ये पदार्थ भी देखो, एक चीज और है, ये पदार्थ या तो ठोस हो सकते हैं या ये पदार्थ द्रव हो सकते हैं। कैसे भी हो सकते हैं पदार्थ, मतलब जैसे मैं बात करूं, भाई मेरे पास में कोई तपेल कुछ भी है उसमें, तो पदार्थों में इन सभी का क्या पाया जाता है? मिश्रण पाया जाता है। ये सभी जो है वो सूक्ष्म समूह के रूप में होते हैं, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? वो जो पदार्थ होता है, उस पदार्थ को हम जैव उर्वरक कहते हैं। आपको मैं और बताऊं, अगर और थोड़ा सा समझाऊं, अगर आपने कभी यूज किया है, तो दलहनी फसलें जो होती हैं इनमें हम राइजोबियम काम में लेते हैं, है ना, राइजोबियम वगैरह होता है। तो राइजोबियम का क्या होता है? पाउडर होता है। अब राइजोबियम क्या है? एक बायो फर्टिलाइजर है। राइजोबियम क्या है? बायो फर्टिलाइजर है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। लेकिन अब कहीं अब पाउडर फॉर्म में हम उसको लेके आते हैं मार्केट से, या फिर वो पैकेट में पैक होता है। अब आप कहोगे सर जी ये तो पाउडर है, इसमें तो कहाँ सूक्ष्म जीव है? तो वहां पे वो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो किस अवस्था में होते हैं? इस अवस्था में होते हैं। जैसे ही उनको सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता है, ये सारे के सारे जो सूक्ष्म जीव हैं, राइजोबियम जो है वो क्या हो जाएंगे? जीवाणु जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। और उसको पाउडर को हम कहाँ पे जाके अप्लाई करते हैं? खेत के अंदर अप्लाई करते हैं। तो खेत में जाके राइजोबियम एक्टिव हो जाएगा, राइजोबियम अपना काम करने लगेगा। और उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधे को प्रदान कराना। ठीक है, आगे पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार से होते हैं। तो इनका ये जो हम जो पाउडर जो लेके आए थे, व्हाइटिश ग्रे कलर का जो पाउडर जो लेके आए थे, वो किस रूप में था? ठोस रूप में था, पाउडर फॉर्म में था, या वो द्रव लिक्विड रूप में भी हो सकते हैं।
तो ये जो ठोस या द्रव रूप में ये जो पदार्थ होते हैं जिनके अंदर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जीवित अवस्था में, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, जैव उर्वरक कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे कि भाई ये जैव उर्वरक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ओके, सो डेफिनेशन की हम बात करते हैं। डेफिनेशन लिखना, जैव उर्वरक ऐसे उत्पाद हैं, लिख जाएगा यहाँ पे। ओके, परिभाषा है ना, जैव उर्वरक ऐसे उत्पाद होते हैं जिनमें सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, कवक, ठीक है, शैवाल या एक्टिनोमाइसिटी आदि जैव उर्वरक ऐसे उत्पाद होते हैं जिनमें सूक्ष्म जीव जो होते हैं, सूक्ष्म जीव आदि एकल या समूह रूप में पाए जाते हैं। एकल या समूह रूप में पाए जाते हैं। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो क्या क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, एक्टिनोमाइसिटी, ये एकल या समूह के रूप में पाए जाते हैं जो किसी वाहक में मिश्रित होते हैं, जो किसी वाहक। अब वो जो वाहक है, वाहक का मतलब क्या होता है, आधार मान सकते हैं, आधार बेस मान सकते हैं, ठीक है। वो या तो ठोस हो सकता है बेटा, या वो द्रव हो सकता है, जो किसी वाहक में मिश्रित होते हैं। देखो तुम्हें एक बात बताऊंगा मैं, मिश्रित होते हैं भाई क्या है, सीधी सी बात ये है। अपन थोड़ा सा मैं इसको एक एग्जांपल और देता हूं आपको। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मुझे आपको लेके जाना है ना। अब आपको मुझे किडनैप करके कैसे भी लेके जाना, सपोज करो मैं तुम्हें अधमरी अवस्था में लेके जा रहा हूँ, है ना। लेकिन अधमरी अवस्था में लेके जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन तुम्हें टाइम टाइम पे खाना वाना तो खिलाना पड़ेगा, है ना, पानी तो पिलाना पड़ेगा, ये सब चीजें हमारे शरीर के जो रिक्वायरमेंट, तो मतलब उसको जिंदा रखना जरूरी होता है। तो हम जो जैव उर्वरक काम में जो ले रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जीवित जीवाणुओं को काम में ले रहे हैं। बस सिंपल सी बात याद रखो, जैव उर्वरक का मतलब क्या है कि जीवित जीवाणुओं को काम में ले रहे हैं। अब जीवित जीवाणुओं को हम लैब के अंदर तैयार किया है, फिर वहां से उसको मार्केट से गांव में लेके आएंगे, फिर घर पे रखेंगे, एक दो दिन घर पे रख दिया, फिर जाके खेत में अप्लाई करेंगे, तब तक तो बेचारा वो मर जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए उसको जिंदा रखने के लिए अब उसको खाना पीना भी देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियली मीडियम तैयार करते हैं, एक कृत्रिम माध्यम तैयार करते हैं, जिसमें क्या है कि वो जिंदा होता है तो जिंदा अवस्था में रहता है, और अगर अधमरी अवस्था में है, सुषुप्त अवस्था में है, तो वो सुषुप्त अवस्था में रहेगा। तो अब उसको भले ही, जैसे कि मैं बात करूं, इतना मैटर है हमारे पास में, है ना, इसमें इतने से जीवाणु है भले ही, लेकिन इन जीवाणुओं को जिंदा रखने के लिए, इनको मैटर प्रोवाइड करने के लिए, हम इनको आधार प्रदान करने के लिए बाकी सारी चीजें सप्लीमेंट्री बाहर से डालते हैं। तो इस करके इतना पाउडर बन जाता है ताकि वो उसमें बना रहे। उसके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं आर्टिफिशियली, है ना। तो जो पाउडर होता है, जैसे मैं बात करूं राइजोबियम का पैकेट जो होता है 250 ग्राम वाला, तो जरूरी नहीं कि उस पैकेट में पूरे की पूरा वो जो पाउडर है वो राइजोबियम है, नहीं। उसमें पाउडर में जो बाहर की चीज भी है, वाहक जिसको हम कह सकते हैं वेक्टर, ठीक है, माध्यम होता है, जो ठोस या द्रव किसी भी रूप में हो सकता है, उसके अंदर ये जीवाणु होते हैं ताकि वो जीवित अवस्था में रहें। समझ में आ गया। तो इस प्रकार का ये जो पदार्थ होता है, पदार्थों का ये जो मिश्रण होता है, जिसमें जीवाणु एकल या समूह के रूप में होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव उर्वरक कहते हैं। ये इसकी परिभाषा क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करते हैं ये जैव उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, हमें पता है कि उर्वरकों का काम क्या होता है। उर्वरकों का काम होता है पादपों को, पौधों को पोषक तत्व प्रदान कराना। और पोषक तत्व की अगर हम बात करते हैं तो 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट हमारे लिए खास है ना, वो आपको पता ही है कौन कौन से, एन, पी और के। तो मतलब नाइट्रोजन देने वाले भी जैव उर्वरक हो सकते हैं, फास्फोरस देने वाले भी जैव उर्वरक हो सकते हैं, और पोटेशियम देने वाले भी जैव उर्वरक हो सकते हैं। हमारी बुक्स में जनरली नाइट्रोजन वाले और फास्फोरस वाले भी दे रखे हैं, मैं आपको पोटेशियम वाले भी लिखवाऊंगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हेडिंग डालना वर्गीकरण।
जैव उर्वरकों का वर्गीकरण, तो जैव उर्वरक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, है ना। हालांकि मेन जो है इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस का ही है, बस पोटेशियम का एक और है, उसको भी हमें ध्यान रखेंगे। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, सबसे पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, ठीक है। उसके बाद में सेकंड आता है फास्फोरस, अब मैं सिर्फ फास्फोरस ही लिख रहा हूं, ठीक है। और तीसरा आता है हमारा पोटेशियम वाले, तीसरा आता है हमारा पोटेशियम प्रदान कराने वाले। पहले तो एक बात समझ लो, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। इसके अंदर एक प्रोसेस आती है, जब हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, तो ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब क्या होता है। स्थिरीकरण का मतलब होता है बेटा, देखो हमारे पास में कोई भी जो पौधा होता है, ये पौधा है, ठीक है, ये पौधा है। अब ये हमारा क्या है, वायुमंडल है, जिसमें कई सारी गैसें हैं। हम ले लेते हैं खासकर नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन गैस है, इसको, ये जो नाइट्रोजन गैस है, इसको पौधा जो है वो डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर पाता है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है ये अभी किस रूप में है, अपर्याप्त रूप में है, अनअवेलेबल फॉर्म में है। ये पौधा इसको डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर पाता है। तो हम क्या करते हैं, हम इस नाइट्रोजन को, अब इधर आ जाओ, है ना, नाइट्रोजन है, हम इस नाइट्रोजन को फैक्ट्री में ले जाते हैं, फैक्ट्री या कारखानों में ले जाते हैं, वहां पे इसको अमोनीकरण करते हैं, अमोनीकरण, फिर उसके बाद में एमीनीकरण, ठीक है, फिर उसके बाद में नाइट्रीकरण। ये कई सारी प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ इसका हम क्या बनाते हैं, यूरिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यूरिया बनाते हैं। समझ में आ गया भाई। पौधा उस नाइट्रोजन को डायरेक्ट रूप में ग्रहण नहीं कर पाता है, प्राप्य, क्योंकि उसके लिए वो प्राप्य नहीं, प्राप्य मतलब प्राप्त होने वाली चीज। रोटी का एग्जाम्पल दूं मैं आपको, जैसे कि भाई गेहूं है, खेत के अंदर उग रहा है, तो डायरेक्ट गेहूं को खा के मैं अपनी भूख नहीं मिटा सकता हूं। मैं क्या करूंगा, उस गेहूं को आटे में कन्वर्ट करूंगा, फिर उसको पीस का आटे में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको लोइया बनाएंगे, लोदी बनाएंगे, फिर रोटी बनाएंगे, फिर वो मेरे लिए अवेलेबल फॉर्म होगी, फिर उसको मैं दबा के खाएंगे, फिर उसको, है ना। ये तो नाइट्रोजन को पौधा डायरेक्ट नहीं ले सकता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कॉमर्शियली क्या करते हैं, नाइट्रोजन में ग्रहण करके वायुमंडल से, फैक्ट्रियों के द्वारा प्रोसेस होती है, मशीनों, बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती है जो सक करती है उसको, नाइट्रोजन को, और कई सारी प्रक्रियाओं के द्वारा उस नाइट्रोजन को नाइट्राइट में बदल के यूरिया खाद के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अब यहाँ पे यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन है, ये हमारी नाइट्रोजन जो है वो कैसी है, प्राप्य रूप में है। यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन है वो कैसी हो जाती है, प्राप्य रूप में हो जाती है, जिसे पौधा डायरेक्ट ग्रहण कर लेता है। एक तो ये प्रोसेस है ना। अब लेकिन इसमें क्या है कि यूरिया लाओ, ये सारा महंगा खर्चा होता है, और ये जो प्रोसेस है वो कैसी है, कृत्रिम प्रोसेस है। किस प्रकार की प्रोसेस है, कृत्रिम प्रोसेस है, मतलब इसको हम आर्टिफिशियली तरीके से कर रहे हैं फैक्ट्रीज के माध्यम से। एक यही जो प्रोसेस है वो होती है प्राकृतिक प्रोसेस, नेचुरली होती है। नेचुरली कैसी होती है, ये जो नाइट्रोजन है अप्राप्य रूप में है, तो यहाँ पे कई सारे जीवाणु होते हैं मृदा के अंदर, हमारी प्रकृति में कई सारे ऐसे जीवाणु अवेलेबल हैं जो क्या करते हैं, जो ये जो नाइट्रोजन है इसको ग्रहण करते हैं। इस नाइट्रोजन को पहले तो ग्रहण करेंगे, है ना, तो ये नाइट्रोजन किस रूप में है, अप्राप्य रूप में है, इसको खुद ने ग्रहण किया, खुद ग्रहण करके फिर उसको कन्वर्ट करता है। देखो सूक्ष्म, क्योंकि प्रकृति की देन है भाई ये, तो वो सूक्ष्म जीव क्या करेगा, खुद उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करके उसको पौधे के अनुसार बनाता है, मतलब उसको प्राप्य रूप में बनाता है, और फिर उसको पौधे को देता है कि ले भाई सब नाइट्रोजन, तू ले, खुश रह, जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन यहाँ पे चालाक है, इनकी कहानी आगे बढ़ेगी, मैं बताऊंगा, लेकिन अभी हमें बस यही समझना है नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है ना। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है कि पौधा नाइट्रोजन को सीधे रूप में ग्रहण नहीं कर सकता है, तो इसीलिए कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण करके उसको पौधे के लिए प्राप्य रूप में परिवर्तित करके पौधे को प्रदान कराते हैं। पहली बात समझ में आ गई, नोट्स में मिल जाएगी सारी, आप समझिए कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधा नहीं ग्रहण कर पा रहा था, पौधे की हेल्प कर रहा है। आप देखो यहीं आओ, दूर मत जाओ, बुक मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, आप जो पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आप उस नॉलेज को बुक से सेल्फ स्टडी करके डायरेक्ट पढ़ के उसको, उस नॉलेज को एक्वायर नहीं कर सकते हो। उसकी पढ़ सकते हो लेकिन उसमें उसकी डेप्थ में नहीं जा सकते हो, है ना। तो आपको क्या है, एक मीडियम की आवश्यकता है। तो ये जो स्कूल कोचिंग, हम जो टीचर्स हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, जो सदियों से चला आ रहा है, ये जो ज्ञान है, इसको सरल रूप में कन्वर्ट करके हम आप लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हो।
आप भी तो पढ़ सकते हो ना, फिर आपको कोचिंग स्कूल जाने की जरूरत कहाँ है, बुक लेके मार्केट से पढ़ लो। लेकिन उसमें कुछ चीजें टर्मोलॉजी, कुछ चीजें रिएक्शन वगैरह ऐसी जो आपकी समझ से बाहर है, क्योंकि आपके अभी उस लेवल की नॉलेज नहीं है, तो आप उसको डायरेक्ट ग्रैंड नहीं कर पा रहे हो। तो इसीलिए हम लोग जो हैं ये क्या कर रहे हैं, हम आपके लिए एक मीडियम का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए मैं कभी अपने आप पे श्रेय नहीं लेता हूँ, क्योंकि हम कुछ है ही नहीं है। मैं अगर मेरी बात करता हूँ, हम क्या कर रहे हैं भाई, मैं अपनी तरफ से केमिस्ट्री बना के थोड़ी दे रहा हूँ तुम्हें, जो मैं क्रेडिट लूँ कि यार मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मैं ये हूँ, नहीं। हम तो एक मीडियम का कार्य कर रहे हैं बेटा। मेहनत जो है वो तुम्हारी है, भगवान ने तुम्हें सद्बुद्धि दी है, तुम पढ़ रहे हो, तो ये क्या कर रहा है, मीडियम का कार्य कर रहा है ना। तो इस तरीके से ये जो है, अब नाइट्रोजन जो अप्राप्य रूप में थी, इसने इस जीवाणु को प्राप्य रूप में परिवर्तित कर दिया है और पौधे ने उसको ग्रहण कर लिया है। आपने वो पढ़ाई कर ली है, आप सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये क्या कहलाती है, हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। ये डेफिनेशन ध्यान रखना, आगे होगा तो मैं इसमें लिखवा दूंगा। क्योंकि अभी हम क्लासिफिकेशन में चल रहे हैं, तो इसको मैं ज्यादा नहीं छेड़ना चाह रहा हूं, मैं आपको समझा दूं कि मतलब क्या होता है इसका। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये मतलब होता है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे अपनी प्रैक्टिकली बात पे आ जाते हैं भाई, हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको मेरा एग्जांपल दिया कि हम क्या कर रहे हैं, एक मीडियम का कार्य कर रहे हैं आप लोगों के लिए। हमारे पास में पहले की नॉलेज थी, यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह में पढ़े हैं, बुक्स वगैरह ज्यादा एक्वायर्ड नॉलेज की, उसको सरल रूप में कन्वर्ट करके हम आप लोगों को दे रहे हैं। लेकिन बदले में भी तो कुछ सही है ना। तो बदले में आप लोग हमें क्या दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, जिससे हमारा सर्वाइवल हो रहा है, सीधी सी बात है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, हम दोनों में, आप में और हमें क्या बन गया, कनेक्शन बन गया है। मैं आप पे डिपेंड हूं, आप मेरे पे डिपेंड हो। ये सभी की बात करें, मैं पर्टिकुलर मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, सब चीज की, कोचिंग स्कूल वाले जितने भी टीचर हैं, अगर इसमें बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया, डिपेंडेंसी आ चुकी है ना, जिसको हम बोल सकते हैं सहजीवी, सहजीवन, साथ साथ में जीवन जी रहे हैं। हम तुम पे डिपेंड, तो हम पे डिपेंड। हम अगर क्लास तुम्हें नहीं दी तो तुम पढ़ नहीं पाओगे, करियर नहीं बनेगा, और तुम हमें अगर पैसे नहीं दोगे, हमारा सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, हमारी फैकल्टी नहीं आएगी, टेक्निकली टीम वगैरह काम नहीं करेगी, तो हम तुम्हें वो चीज नहीं दे पाएंगे। तो डिपेंड हो गए दोनों एक दूसरे पे, है ना। तो अब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हो गए, तो ना तुम हम पे धाक दमा सकते हो, ना हम तुम पे धाक दमा सकते हैं। क्योंकि अगर हमने कुछ तुम्हें कहा तो तुम छोड़ के चले जाओगे, तो हमारी वो हो जाएगा, और अगर हम छोड़ के चले गए तो तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी, है ना। ऐसा करना मत। तो अब यहाँ पे क्या है, इसको हम बोलते हैं सहजीविता। इसको हम क्या बोलते हैं, सहजीविता, के साथ में जीवन यापन कर रहे हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होकर कर रहे हैं। वही चीज यहाँ पे ये करता है। ये तो जीवाणु जो होता है राइजोबियम, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। राइजोबियम जीवाणु होता है, ये क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करता है। जैसे राइजोबियम में हूं, वायुमंडल से इतनी सारी किताबें, रेफरेंस बुक वगैरह सबसे पढ़े, नॉलेज ग्रहण की, वो आपको प्राप्त रूप में परिवर्तित कर दिया। लेकिन बदले में कुछ तो चाहिए, है ना। ऑफर चल रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बदले में कुछ तो चाहिए। तो हम बदले में, अब ये इसने नाइट्रोजन दे दी, इसकी वृद्धि हो गई, आपने पढ़ तो लिया, आपका सिलेबस हो गया, अच्छे से नॉलेज ग्रहण कर ली, लेकिन आपने हमें क्या दिया बदले में, तो आपने हमें पैसे दिए। तो ये क्या कहता है, इससे पौधे से जीवाणु जो है कि भाई मेरे पास में, अब जैसे मुझे पैसों की जरूरत है, मैं आपसे लेता हूँ, है ना। अब जीवाणु कहता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे भाई रहने के लिए जगह चाहिए। क्या चाहिए, मुझे रहने और खाने की जगह दे दे, जो तेरे को चाहिए वो मैं दे दूंगा, मुझे जो चाहिए वो तू दे दे। तो इस प्रकार से ये पौधा जो है, इसको क्या करता है, रहने के लिए आवास देता है। तो ये इसकी जड़ों में रहता है, और खाने के लिए ये पौधा जो है इसको क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। कार्बो लिख रहा हूं शॉर्ट में, है ना, कार्बोहाइड्रेट देता है खाने के लिए। तो अब इसका काम हो गया जीवाणु का कि भाई मेरा रहने खाने की व्यवस्था हो गई तेरे यहाँ पे, तो अब मैं तेरे को देता रहूंगा, तो ये इसको बदले में ये देता रहता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये कहलाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। और यहाँ पे चूंकि ये एक दूसरे पे दोनों डिपेंड हैं, है ना, ये इस पे डिपेंड हो चुका है, ये इस पे डिपेंड हो चुका है। तो इस प्रकार के जीवन यापन को, इस प्रकार के लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं, सहजीविता कहते हैं। यह है। अब एक होता है असहजीविता। असहजीविता का मतलब क्या होता है, अब मैं अपने से रिलेट कर लेता हूं इसको भी, है ना। असहजीविता का मतलब होता है कि हमने एक अच्छे से वीडियो बनाई, जैसे इसी वीडियो को अब तो आपको एक कोर्स के अंदर मिलती है जैसे कि वीडियो, तो वहां पे तो क्या आपको पैसे देने पड़ते हैं उसमें। एक होता है कि हमने कोई एक वीडियो बनाई और यूट्यूब पे डाल दी। यूट्यूब क्या है, तीसरा मीडियम है, बात हम दोनों की चल रही है, आपकी हमारी। यूट्यूब एक तीसरा भाई है बीच में। हमने वीडियो बनाई अच्छे से किसी एक टॉपिक की और वो यूट्यूब पे डाल दी, और हमने क्या एटीट्यूड दिखा दिया कि तुम्हें, मतलब माइंड मत करना, एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, हमें क्या यूट्यूब पे वीडियो डाल दी, और यूट्यूब पे वीडियो डाल के हमने, अब यहाँ पे क्या है, हमने वो डाल के छोड़ दी। अब तुम्हारी गरज है, तुम्हारी मर्जी है तो देखो, वरना मत देखो, है ना। अब अगर वो वीडियो तुम तक पहुंच गई है तो तुम देख पाओगे, वरना तुम भी नहीं देख पाओगे उस वीडियो को। सीधी सी बात है कि नहीं। तो हमें, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम और आप जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, हालांकि कनेक्टेड हैं लेकिन डिपेंड नहीं है। डिपेंड की बात कर रहे हैं, डिपेंड नहीं है। हमने तो हम डिपेंड कैसे, हमने तो यूट्यूब पे वीडियो डाली है, आप देख रहे हो तो ठीक, आपको अगर फायदा चाहिए तो देख लो, वरना मत देखो, है ना। ये चीज होती है, यही यहाँ पे होता है। यहाँ पे तो डिपेंड है। दूसरे प्रकार के कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं, जो काम तो ये करते हैं लेकिन पौधे से उनका कनेक्शन नहीं होता है। वो कहता है कि मैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण तो करूंगा,
है ना, स्तरीकृत तो कराऊं क्योंकि वो मेरा काम है। जैसे हमारा काम है कि हम पढ़ाएंगे तो सही, हम क्लासेस तो बनाएंगे, लेकिन अब उसको हम यूट्यूब पे डाल देंगे। अब जिसको फायदा लेना है वो देख ले, वरना मत देखो। तो ये जीवाणु जो है दूसरे प्रकार के जीवाणु, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्तरीकरण तो करते हैं, लेकिन ये पौधे को नहीं देते हैं। ये जीवाणु जो है सेकंड वाली क्या करते हैं, मृदा में खाली छोड़ देते हैं उसको, नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन अप्राप्य रूप में थी, उसको प्राप्य रूप में परिवर्तित किया और मृदा के अंदर उसको खाली छोड़ दिया। अब पौधे की गरज है, पौधे को रिक्वायरमेंट है, तो उसको नाइट्रोजन लेगा, वरना वो नहीं लेगा। तो काम यहाँ पे सेम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों की डिपेंडेंसी नहीं है, एक दूसरे के कनेक्शन नहीं है उन दोनों का, है ना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार का जो जीवन होता है वो होता है हमारा असहजीविता। क्या होता है, असहजीविता। और ये जो था डिपेंड वाला, ये क्या हो जाता है हमारा सहजीविता। क्या हो जाता है, सहजीविता। के भाई साथ में जीवन यापन कर रहे हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होकर काम कर रहे हैं, वो अटक गया, दोनों का काम अटक जाएगा, दोनों डिपेंड है एक दूसरे पे। समझ में आ गया है? मैंने कोशिश किया आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देके, क्योंकि प्रैक्टिकली ये चीज हो रही है अपने यहाँ पे, है ना, सोसाइटी में आसपास होती है। जीव जीवस्य जीवनम, ये बात याद रखना, वापस बोल रहा हूँ, जीव जीवस्य जीवनम। इस पृथ्वी लोक में, इस भौतिक जगत में कोई जीव अगर जीवित रहना चाहता है तो उसको दूसरे जीव पर डिपेंड रहना पड़ता है। सिंपल सी बात है, ये बात ध्यान रखना, चाहे वो किसी भी रूप में डिपेंड हो सकता है ना, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। ओके, ये बात आ गई समझ में? अब इधर आ जाओ। हम सब एक दूसरे पे डिपेंड हो बेटा, ध्यान रखना इस बात का। आप कभी इस चीजों को देखो, ऑब्जर्व करो लाइफ में, आसपास लोगों को देखो, तो ये सब लोग जो भागदौड़ी जो कर रहे हैं, ये सब क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड है। वो उस पे वो गुस्सा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ भी है, सब एक दूसरे पे डिपेंड है। हमारे पेरेंट्स जो है वो जॉब करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट वो गवर्नमेंट पे डिपेंड है। गवर्नमेंट हमारे पेरेंट्स पे, मतलब हमारे पेरेंट्स क्या, उनके लिए एम्प्लॉयज हैं, उन पे डिपेंड हो चुकी है। अगर ये काम नहीं करें तो गवर्नमेंट नहीं चलेगी, गवर्नमेंट इनको सैलरी नहीं देगी तो ये नहीं करेंगे, है ना। तो डिपेंडेंसी चल रही है सब जगह। इधर आओ। तो जो शास्त्रों में जो कहा गया है कि इस भौतिक जगत में सभी जीव एक दूसरे पे डिपेंड रही है, जीव जीवस्य जीवनम, तो वो चीज यहाँ पे लागू हो रही है, लेकिन वो दूसरे तरीके से हो रही है, देखने का नजरिया चाहिए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु होते हैं, फास्फोरस स्थिरीकरण वाले होते हैं, और पोटेशियम स्थिरीकरण करने वाले होते हैं। अब नाइट्रोजन में भी कौन कौन से आते हैं? तो नाइट्रोजन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन तो हो रही थी, लेकिन ये दो प्रकार से हो रही थी, एक तो सहजीवी, है ना, और एक होती है असहजीवी। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी आगे चल के कितने भागों में बढ़ जाता है? दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो है सहजीवी और दूसरा है असहजीवी, है ना। अब इनका मुझे मतलब तो नहीं बताना पड़ेगा ना, समझ गए ना। सहजीवी मतलब साथ में जीवन यापन करते हैं, जो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, और असहजीवी का मतलब होता है जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते, काम वही करते हैं। जैसे हमने यूट्यूब पे वीडियो डाल दी, अब तुम में से जिसको फायदा लेना होता है उसने देख ली होगी वीडियो, तो उसका फायदा हो गया, वरना नहीं। अब यहाँ पे भी क्या है कि वो सही जगह डालना होता है, दिक्कत यहाँ पे ये है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो जीवाणु करता है, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके नाइट्रोजन अगर उसने पौधे के जड़ क्षेत्र में पहुंचा दी है तो पौधा उसको ग्रहण कर लेगा। अगर मैंने आसपास कोई वीडियो डाल दी है, आपको लिंक शेयर कर दिया है या फिर स्टेटस वगैरह लगा दिया, तो आप वहां तक पहुंच जाओगे उस वीडियो तक, और उस वीडियो को देख लोगे, वही चीज है। तो असहजीवी होते हैं वो, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद में फास्फोरस की अगर हम बात करते हैं, तो फास्फोरस में दो प्रकार के होते हैं, फास्फोरस विलयकारी और सहजीवी। इसमें भी दो प्रकार होते हैं, फास्फोरस विलयकारी और दूसरा होता है हमारा सहजीवी। और पोटेशियम की अगर हम बात करते हैं, तो पोटेशियम में पोटेशियम विलयकारी होते हैं। पोटेशियम विलयकारी जैव उर्वरक। ओके, अब हमारे जो क्वेश्चन जो बनता है वो इनसे बनता है, सहजीवी, असहजीवी, और फास्फोरस में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है सहजीवी, फास्फोरस में माइक्रोराइजा जो होता है वो इस कैटेगरी में आता है, वो क्या होता है उनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सहजीवी वाले कौन कौन से होते हैं। ओके, सहजीवी में भी अलग अलग होते हैं, इनको भी जनरली क्या है, तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। एक तो होता है दलहनी, जो दलहनी फसलों पे होते हैं, दूसरा होता है अदलहनी, आपको दिख रहा होगा उधर, हाँ ओके, अदलहनी, और तीसरा होता है एजोला वगैरह जो होते हैं, एजोला या उसके ग्रुप के जो होते हैं, ये क्या है, जल में ही रहते हैं। दलहनी वाले क्या होते हैं, अगर इनकी हम बात कर रहे हैं, जो ऐसे जीवाणु इधर आ जाते हैं। सहजीवी का मतलब तो समझ में आ चुका है कि भाई उसके साथ में जीवन यापन पूरा करेगा। अब दलहनी मतलब कि ऐसे जीवाणु जो सिर्फ दलहनी फसलों पर ही लगते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था राइजोबियम, ध्यान रखना, यही क्वेश्चन बनेगा, राइजोबियम
राइजोबियम जो होता है वो राइजोबियम जीवाणु जो होता है वो दलहनी फसलों में लगता है और इसका काम क्या है, सहजीवी प्रकार का है और इसका काम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। देखो आप शॉर्ट एंड स्वीट तरीके समझो, राइजोबियम जो है वो दलहनी फसलों में होता है जो कैसा है, सहजीवी प्रकार का है और जिसका काम क्या होता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और फिर उसको करके क्या करता है, वो क्या कहलाता है, जैव उर्वरक कहलाता है। राइजोबियम के अलावा जो दूसरे हैं वो है एजोस्पिरिलियम और एजेटोबैक्टर। एजोस्पिरिलियम और इनके नाम याद रखना बस, एजोस्पिरिलियम और एजेटोबैक्टर जो है वो कौन से होते हैं, अदलहनी फसलों में लगते हैं। तो काम इनका वही, देखो ये सब किस में आ रहे हैं, सब नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले में आ रहे हैं। तो राइट, अब यहाँ पे कभी कभी ये होता है कि हम जनरली ज्यादातर जो सुनते हैं वो यही सुनते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जीवाणु राइजोबियम, नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु राइजोबियम 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 सुनते हैं। इनका भी ऑप्शन में आता है, वहां पे हम भोकला जाते हैं कि ये क्या हो गया। ध्यान रखना, आप अगर इस टेबल को अच्छे से बार बार रिपीट करोगे, इसको एजिटिजी बनाना कॉपी में, तो अच्छे से समझ में आ जाएगी कि भाई ये सारे के सारे जो हैं वो सहजीवी प्रकार के हैं। पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। दूसरा, इन सारों का काम जो है क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। बस डिफरेंस यहाँ पे कि राइजोबियम जो है वो दलहनी फसलों में करता है, भाई अलग अलग होते हैं, है ना। और एजेटोस्पिरिलियम और एजेटोबैक्टर जो है वो क्या करते हैं, अदलहनी फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, काम वही है। तीसरे प्रकार का जो है हमारा वो आ जाता है एजोला। जो एजोला क्या होता है, इसके लिए पानी स्थिर होना चाहिए। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं यहाँ पे, पानी स्थिर होना चाहिए। और पानी स्थिर सिर्फ एक ही फसल में होता है, कौन सी में, धान के अंदर होता है। तो यह जो जैव उर्वरक है ये सिर्फ और सिर्फ धान में ही काम में लिया जाता है ना, जहां पे क्या होता है, पानी स्थिर होना जरूरी है। एजोला हो गया। इसके अलावा और हम बात करते हैं, एक सेकेंड, बीजीए हो गया, है ना। बीजीए होता है ब्लू ग्रीन एलजी, नील हरित शैवाल जिसको हम कह सकते हैं। इसमें यहां लिख रहा हूं मैं, है ना, दिख जाएगा थोड़ा सा। बीजीए नील हरित शैवाल, क्या है कहते हैं इसको हिंदी में, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एलजी। इसकी कई सारी जो प्रजातियां होती हैं, एनाबिना, नॉनस्टॉक, ठीक है, साइटोनिया, ये सारी की सारी प्रजातियां, ये सब ये किस में आती हैं, एजोला वर्ग में आती हैं, जो सहजीवी प्रकार के होते हैं और जिनका काम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। एजोला वर्ग के या बीजीए जो है वो खासकर किस में काम आते हैं, वो सिर्फ एक फसल में ही काम आता है, कौन सी, धान वाली फसल में। क्योंकि इनके लिए क्या होना जरूरी है, पानी का स्थिर होना, मतलब पानी भरे रहना बहुत जरूरी है। वो देखा अपने नल वगैरह जो होता है, कुआं वगैरह नल जो होता है, तो वहां पे कभी कभी क्या होता है, पानी भरा रहता है तो काई हो जाती है, हरे कलर की जो काई जिसको अपन कहते हैं ना, फिसलते हैं जिसपे, तो वो क्या हमारे ये है, बीजीए है, ब्लू ग्रीन एलजी नील हरित शैवाल जो होती है। तो उसमें लगातार जहां पे पानी है वहीं पे ये प्राप्त हो पाती है, ठीक है। तो ये तो होता है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन का सारा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है असहजीवी वाला, तो एजेटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम आ जाएंगे इसमें। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो एजेटोबैक्टर, और दूसरा है क्लोस्ट्रीडियम। ये जो होते हैं वो असहजीवी होते हैं, मतलब इनका भी काम तो क्या रहेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन ही रहेगा, लेकिन वही डिपेंड नहीं रहेंगे भाई। एक तो जैसे कि मैं वीडियो को यूट्यूब पे डाल दूं, अब उसको जिसको देखनी है वो देख लेगा, है ना। एक होता है कि पर्टिकुलर में ऐप के अंदर बैच में डालो, अब वो आपके लिए है कंपलसरी, है ना। और आप उस पर डिपेंड हो कि वीडियो नहीं आई, क्लास नहीं आई तो पढ़ाई रुक जाएगी, और आपने अगर फिर हमें फीस नहीं दी तो हमारी पढ़ाई, हमारा काम रुक जाएगा, है ना, हमारे क्लासेस बनाना, ये टेक्निक, ये काम रुक जाएंगे। तो वो डिपेंडेंसी हो जाती है जो हम ऐप के अंदर वीडियो डालते हैं। और यूट्यूब पे जो वीडियो डालते हैं वो कैसी हो गई, अनडिपेंडेंट वाली हो गई, असहजीवी वाली हो गई, जिसमें काम तो वही कर रहे हैं, है ना, लेकिन उसमें डिपेंड नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप देख रहे हैं, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, किसको लाभ हो रहा है किसको लाभ नहीं हो रहा, वो चीज होती है उसमें। ओके, तो आप इसको रिलेट कर लोगे। उसके बाद सेकंड है फास्फोरस वाला। तो फास्फोरस में क्या होता है, देखो यहां पर क्या था, नाइट्रोजन की हमने बात की, तो ऐसे जीवाणु थे जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण करके पौधों को प्राप्त करा रहे थे। उसी प्रकार से फास्फोरस भी होती है मृदा के अंदर। मृदा के अंदर जो फास्फोरस होती है उसको पौधा जो है वो सीधे रूप में ग्रहण नहीं कर पाता है। तो कुछ ऐसे जीवाणु, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या करते हैं, उस फास्फोरस जो होती है वो अघुलनशील अवस्था में होती है। लिख लेना इसमें, ये जो फास्फोरस है, घूम रहे हैं यहाँ पे, है फास्फोरस जो होती है ये किस में होती है, अघुलनशील अवस्था में होती है।
अघुलनशील अवस्था में होती है इसको घुलनशील अवस्था में बदल देते हैं। ये किस अवस्था में बदलते हैं? घुलनशील अवस्था में। यहाँ पे तो क्या था, यहाँ पे अप्राप्य नाइट्रोजन थी, अप्राप्य N2, इसको ये लोग क्या कर रहे थे, प्राप्य रूप में परिवर्तित कर रहे थे, प्राप्य नाइट्रोजन में परिवर्तित कर रहे थे। तो हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन किया। फास्फोरस के केस में क्या होता है कि वो मृदा में अघुलनशील अवस्था में होती है, जिसको पौधा ग्रहण नहीं कर पाता है। तो ये जो जीवाणु सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये क्या करते हैं, उस फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार होते हैं, फास्फोरस विलयकारी होते हैं एक तो, और एक होते हैं सहजीवी प्रकार के। तो अभी आपने अगर ये लिख लिया हो तो मैं इसको मिटा दूं, ताकि इसमें भी फिर आगे लंबा चौड़ा चलेगा, वरना खिचड़ी बन जाएगी। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? चलिए, तो अब मैं इसको नाइट्रोजन को पूरा मिटा रहा हूं, है ना। आप लोग तो जगह देना कॉपी में, आराम से लिखना। नई जगह दी तो सोचना चाहिए था पहले आप लोगों को। फास्फोरस विलयकारी में काम तो समझ में आ गया हमें। काम क्या होता है कि जो अघुलनशील फास्फोरस है उसको घुलनशील फास्फोरस में परिवर्तित करते हैं। जैसे कि फास्फोरस विलयकारी की अगर हम बात करें तो फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया, पीएसबी। एग्जांपल याद रखना बेटा, सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आएगा। क्या हो जाएगा इसका? पीएसबी हो जाएगा। या दूसरा एग्जांपल हम बात करें तो फास्फोरस सोल्यूबल फंगस, पीएसएफ, फंगस फफूंद। फास्फोरस विलयशील बैक्टीरिया, जीवाणु। फास्फोरस विलयशील कवक, ठीक है, फास्फोरस विलयशील कवक या फफूंद। नाम लिख लोगे इनके, इधर लिख रहा हूं मैं। फास्फोरस लिखो आप जल्दी से मेरे साथ ही लिखो। फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया, है ना। सोल्यूबल मतलब विलयशील, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु या बैक्टीरिया लिख सकते हो, है ना। ये तो इसकी फुल फॉर्म होगी। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ये तो वही रहेगा, फास्फोरस विलयशील, है ना। एफ मतलब फफूंद, है ना। अब बचपन अपन कहते हैं अरे फफूंद कहां से आ गई, कहां से फफूंद आ गया, फफूंद या कवक, है ना, फंजाई। तो ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, फास्फोरस विलयकारी होते हैं। इनका काम एक ही है। क्या काम है कि अघुलनशील फास्फोरस जो है उसको घुलनशील फास्फोरस में परिवर्तित करके पौधे को देना। ले भाई साहब तो मस्त रहा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आता है सहजीवी कवक। इसमें एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो माइकोराइजा। कौन सा एग्जांपल आ जाएगा इसमें? माइकोराइजा। माइकोराइजा, अब माइकोराइजा को आप राइजोबियम से रिलेट कर लो। माइकोराइजा को किससे रिलेट करना है? राइजोबियम से रिलेट कर लो। राइजोबियम क्या है? पौधे पे डिपेंड रहता है, पौधे पे आश्रय रहता है ना। पौधा उसको खाना पीना दोनों चीजें दे रहा था, हॉस्टल सुविधा दे रहा था उसको, है ना, कि भाई तो यहीं रह, यहीं का मस्त रहे पौधा राइजोबियम को। माइकोराइजा में भी क्या होता है, ये एक बहुशाखीय कवक होता है। कैसा है ये? बहुशाखीय कवक तंतु, बहुशाखीय कवक तंतु होते हैं इसमें। मतलब ऐसा होता है ये, ठीक है। एक इसमें ऐसे मतलब उल्टा बन गया तो इस प्रकार होता है। इसमें कई सारे ऐसे बहुशाखीय तंतु निकले होते हैं। क्या होते हैं? तंतु निकले होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब हमारा ये जो पौधा जो होता है, ये हमारा पौधा है बड़ा ही सुंदर प्यारा सा, आज ही उगाया हमने पानी। अरे भाई साहब मलेरिया हो गया इसको। ये हमारा पौधा है, कोई कमी नहीं, कोई भी कमी नहीं, का बहुत सुंदर पौधा बना है। बनाओ कभी ऐसा, तुम्हें पता है ना। लकड़ी दिख रही इसमें, ठीक है। अब ये जो पौधा है, अब ध्यान से सुनो, उसकी जो ये जड़ें होती हैं, क्या होती हैं? जड़ें होती हैं। ये जो माइकोराइजा है ये क्या करता है? माइकोराइजा जो है उसकी जड़ के अंदर प्रवेश करता है। अब इसमें आगे ऊपर क्या है इसका? ये सर है इसका, है ना, गुठली जैसा इसका सर है, और इसमें ये क्या निकले हुए हैं? कवक तंतु निकले हुए हैं। अब ये बेचारा जबरदस्ती उसकी जड़ जो होती है उनमें घुसता है। ये जो जड़ें जो होती हैं इनमें क्या होता है, ये घुसता है। तो जैसे कि बड़ा भाग में कर देता हूँ, इस जड़ को थोड़ा सा जूम कर लो, है ना। ये जड़ है, इसके अंदर यहां से क्या हो जाएगा? घुस जाएगा इस प्रकार से। लेकिन अब इसके ये जो बाल जो है ना, इसके बहुशाखीय कवक तंतु कहते हैं जिनको, ये क्या है कि ये पूरे अंदर नहीं जाएंगे, बाहर ही रह जाएंगे। तो ये खुद तो बेचारा अंदर चला गया, लेकिन ये कवक तंतु जो है वो क्या हो जाएंगे? बाहर ही लटके रहेंगे, है ना। और ये कहाँ पे लटके रहते हैं? ये मृदा के अंदर रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं बेटा? मृदा के अंदर रहते हैं। तो अब ये जो कवक तंतु हैं ये क्या करते हैं? ये अपना काम करते हैं। क्या काम है इनका? अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील फास्फोरस में परिवर्तित करना। तो ये जो कवक तंतु होते हैं जिसके ये बाहर रह जाते हैं, ये अघुलनशील फास्फोरस को अघुलनशील को घुलनशील फास्फोरस में परिवर्तित करके, अब चूंकि ये पौधे के अंदर जड़ में घुसा हुआ है तो उस जड़ को प्रदान कराता है। फिर जड़ से पौधा जो है ग्रहण करके फिर हरा भरा। ये देखो इसमें पहले शाखा नहीं थी, अब इसमें ही शाखाएं आ गई हैं। तो पौधे ने क्या कर ली है? ये वृद्धि कर ली है। इस प्रकार से ये क्या करता है? पौधे को फास्फोरस प्रदान कराता है। कौन कराता है?
माइकोराइजा कराता है। माइकोराइजा क्या है? एक बहुशाखीय कवक तंतु है भाई साहब, देखो कितने प्यार से है ना। माइकोराइजा क्या है? एक बहुशाखीय कवक तंतु है। ओके, और इसके अलावा दो क्वेश्चन इसके बनते हैं पीएसबी के और पीएसएफ के। तो पीएसबी की फुल फॉर्म क्या है? फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया, फास्फोरस विलयशील बैक्टीरिया जीवाणु, और दूसरा है पीएसएफ फास्फोरस सॉल्युबल फंजाई। ठीक है, इनका काम क्या है? अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील फास्फोरस में परिवर्तित करना, उस फास्फोरस को विलय कर देना, घोल देना, ताकि पौधा उसको ग्रहण कर सके। और ये भाई साहब क्या करते हैं? ये पौधे के अंदर ही घुस जाता है, लेकिन इसके कवक तंतु बाहर रह जाते हैं मृदा में, जो अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील फास्फोरस में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं, और इस प्रकार से ये पौधे को फास्फोरस प्रदान कराता है। तो देखो, हम पढ़ रहे हैं जीवाणुओं के बारे में। यहाँ पे हमने पढ़े थे राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पिरिडियम, और ये सारे ये क्या करा रहे थे? ये पौधे को नाइट्रोजन प्रदान करा रहे थे। पौधे को 3 चीजों की जरूरत होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो इन्होंने पौधे को नाइट्रोजन प्रदान करा दी, पौधे की वृद्धि हो गई। ये भाई साहब जो है माइकोराइजा, इन्होंने क्या कर दिया? पौधे को फास्फोरस प्रदान करा दी है ना। तो ये फास्फोरस से इसकी भी वृद्धि होगी। तीसरा आता है हमारा पोटेशियम उर्वरक। पोटेशियम, कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो पौधे को पोटेशियम प्रदान कराएंगे, तो उसका नाम लिखेंगे, बट उससे पहले ये लिखो, फिर इसको मैं मिटाऊंगा। ठीक है, फ्रेटूरिया ओरेटिया जीवाणु, फ्रेटूरिया ओरेटिया जीवाणु लिखो। ये क्या है? ये है फ्रेटूरिया ओरेटिया जीवाणु। ये क्या कराता है? ये पौधे को पोटेशियम प्रदान कराता है। पोटेशियम को विलयशील करके, उसको अवेलेबल फॉर्म में प्राप्त करके पौधे को प्रदान कराता है। कौन सा जीवाणु? फ्रेटूरिया ओरेटेरिया जीवाणु। मैंने थोड़ा सही नहीं लिखने में आया। फ्रेटूरिया ओरेटेरिया जीवाणु जो है वो क्या करता है? पौधे को पोटेशियम प्रदान कराता है। क्या करता है? पोटेशियम प्रदान कराता है। तो इस प्रकार से ये कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो एकल रूप में या समूह रूप में पाए जाते हैं। अब डेफिनेशन पा जाओ वापस से। ये कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो एकल रूप में या समूह रूप में होते हैं, जो पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम प्रदान कराते हैं। अब ये क्योंकि पोषक तत्व दे रहे हैं, और ये सारे के सारे जीवाणु जो हैं वो कैसे हैं? जीवित अवस्था में हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहेंगे? जैव उर्वरक कहेंगे। इसीलिए हम इनको क्या कहेंगे? जैव उर्वरक कहेंगे। समझ में आ गया? तो ये हमारा आज की इस क्लास में जैव उर्वरक की परिभाषा कंप्लीट हो चुकी है, और इसी के साथ में जैव उर्वरकों का वर्गीकरण भी कंप्लीट हो चुका है। जनरली क्या होता है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है जैव उर्वरक का, तो हम सोचते हैं जैव उर्वरक का मतलब दिमाग में क्या आता है? ये वाले राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, यही दिमाग में आते हैं। ऐसा नहीं है। पूरा क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना बेटा। क्वेश्चन बनता है खासकर राइजोबियम और इसका कि सहजीवी कौन सा है, असहजीवी कौन सा है, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बनता है। तो आपको मैंने पूरा शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से टेबल रूप में इसीलिए बताया है ताकि आपके दिमाग में वो चीजें जो है पिक्चर क्लियर बनी रहे। क्वेश्चन हमारा सीधा सीधा यहीं से पूछा जाएगा। थ्योरेटिकली डिटेल में आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो मैं ऐप के अंदर स्टडी मटेरियल में डाल दूंगा, तो वहां पे जाके इसको पढ़ लेना। बाकी बात वही है जो मैंने आपको कही है। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए, फिर देखते हैं इसमें कुछ और एक्स्ट्रा हो तो वो करते हैं। चलिए, अब इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, तो ये तो कंप्लीट हो चुका है। इस क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। अब हमने ये जो जैव उर्वरक पढ़े हैं, इनमें सबसे खास, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है हमारा राइजोबियम। ओके, तो राइजोबियम जो है वो क्या होता है कि देखो, अलग अलग प्रकार की फसलों में अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवाणु होते हैं। हमने देखा है कि भाई दलहनी में अलग प्रकार के होते हैं, अदलहनी में अलग प्रकार के होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो हम यही पढ़ने वाले हैं कि ये जो राइजोबियम जो होता है, जो दलहनी में भी काम में आ सकता है, अदलहनी मतलब अलग अलग फसलों में अलग अलग प्रकार की इनकी प्रजातियां काम में आती हैं। क्या काम आती हैं? इनकी प्रजातियां काम में आती हैं। तो कई सारी प्रजातियां, तो हम उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि राइजोबियम की कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं। राइजोबियम का एक समूह होता है, क्योंकि हमने क्या कहा है कि ये जो जीवाणु होते हैं वो एकल या समूह के रूप में रह के पौधे को पोषक तत्व प्रदान कराते हैं। तो राइजोबियम जो समूह रहता है, जैसे कि राइजोबियम में अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो समूह ग्रुप होता है। उस ग्रुप में अलग अलग प्रकार की राइजोबियम की प्रजातियां होती हैं, स्पीसीज होती हैं। वो अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं, वो अलग अलग फसलों के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती हैं। समझ में आ गया? राइजोबियम का एक समूह है, जैसे कि हमारा 12वीं क्लास का एक समूह है, 11th क्लास का समूह है, जेट का एक समूह है। ये हमारा एक समूह हो गया। उस समूह में अलग अलग स्टूडेंट हैं, है ना। और ये जो अलग अलग स्टूडेंट हैं, ये अलग अलग जगह से हैं। कोई जयपुर से, कोई भरतपुर से, कोई उदयपुर से, कोई करौली से, कोई कहीं से, कोई कहीं से है ना। टोंक, अजमेर, बीकानेर, जो भी हैं, सब अलग अलग जगह से हैं।
तो अब इन्हीं के बारे में जानिए। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है, हमारी कैटेगरी हमारी क्या बन रही है भाई, हम किसके हैं, या फिर यूं ले लो कि एग्रीकल्चर स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या हो गई हमारी, समूह क्या हो गया हमारा, एग्रीकल्चर। ठीक है, इसमें अलग अलग स्टूडेंट हो गए। अब वो स्टूडेंट अलग अलग जगह से हो गए, है ना, इस प्रकार से। तो हम राइजोबियम के बारे में यही पढ़ेंगे कि राइजोबियम का समूह कौन सा होता है, इस समूह में कितनी प्रजातियां हैं। एग्रीकल्चर समूह एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में भी जैसे कि पर्टिकुलर एक जगह से, बीकानेर से कहाँ पे, बीकानेर से इतने स्टूडेंट हैं, ये यहाँ से हैं, इस प्रकार से वो किस किस फसल पे काम में लिए जाते हैं, क्योंकि उनका काम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, उसके बारे में पढ़ेंगे। और सेकंड जब हम ये पढ़ लें कि भाई हाँ ये जीवाणु जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन कार्य करते हैं, इनको फसलों में हम काम में लेते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन फसलों को काम में कैसे लेंगे, मतलब ये जो जीवाणु जो हम पढ़ रहे हैं राइजोबियम, इस राइजोबियम का प्रयोग कैसे करेंगे, प्रयोग की विधि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आपको मैं अलर्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें पिक्चर बन जाए। फिर हमारा फास्फोरस का ये पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये जैव चैप्टर जो है वो कल की क्लास में फिनिश हो जाएगा। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों को श्री गोविंदम क्लासेज के बारे में जरूर इन्फॉर्म करें, क्योंकि यहाँ पे आपको कई सारी चीजें मिलती हैं, नोट्स वीडियो वगैरह, ये सारी चीजें आपको पता है ऑलरेडी। और ऐप के अंदर जो फ्री टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसको जरूर ज्वाइन करें आप, या तो जो पेड बैच में है तो वहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ, और फ्री बैच में आप ज्वाइन करना चाहें तो वहाँ पे डाल देते हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, जय श्री कृष्णा।